सर अब ये समझाइए कि 370 पार का ये जो नारा है, परसेप्शन बिल्डअप है, ये अफसाना समझे, इसे हकीकत है, क्या है ये? और क्या दक्षिण के राज्य वाकई इस बार मदद करेंगे बीजेपी को? चट्टान वो जो है बीच में खड़ी हुई, सदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में, टूटेगी इस दफा क्या बीजेपी के लिए? देखिए, वो जो चट्टान है उसकी जो वजहें हैं, अगर हम उनकी ओर ध्यान दे देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और कहां तक हो सकता है। दक्षिण के राज्यों में एक बात है कि वहां जो सवर्ण जातियां हैं उनका उस तरह से घनत्व नहीं है, केरल में कुछ जगह छोड़कर। बाकी सारे राज्यों में, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इनमें पिछड़ी जातियों की, दलित, आदिवासी, इनकी भारी संख्या, बहुतायत है। इन राज्यों में एक और बात है कि यहाँ जो सांप्रदायिक विभेद है कर्नाटक के अलावा बाकी जगहों पर उतना कड़ा नहीं है, नहीं हो पाया है। शायद उसकी वजह भी जातियों का इस तरह का बंटवारा रहा हो। इसके बाद वहां यह है कि जिन जगहों पर ऐसा नहीं है, कुछ पॉकेट्स में, वहां भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक रूप में सफलताएं मिली हैं कि वो रनर अप कई जगहों पर, कई सीटों पर रही है। और एक राज्य में, कर्नाटक में, वो राज्य में भी कई बार सरकार बनाने में जोड़ तोड़ और तमाम चीजों से, लेकिन उसके बावजूद उसको जन समर्थन भी है काफी हद तक। और हम देखते हैं जो सांप्रदायिक घटनाएं उन राज्यों में से दक्षिण से आती हैं वो ज्यादातर कर्नाटक के ही इलाकों से आती हैं, चाहे लेकिन वो। सर ये जो डेटा मैंने जी, बताया कि भाई 4 सीटें तो केरल की ऐसी हैं जो अचीवेबल हैं बीजेपी के लिए, मैं तमिलनाडु उनके की बारे में 7 आपको सीटें बता हैं। दूं। नहीं नहीं, मैं, आप जो अचीवेबल कह रही हैं उनमें एक स्टेगनेंसी है। हाँ। तिरुवनंतपुरम में 14 में बेहतर इनका प्रदर्शन था जब ओ राजगोपाल साहब लड़े थे। उससे 19 के चुनाव में उससे नीचे आ गया, इसलिए कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिंदू बाहुल्य इलाका है, तो एक हद तक वहां बीजेपी जा सकती है। वो हद बेस्ट जो कर पाए वो राजगोपाल साहब थे, जो अब 94 साल के हैं, और अब उनकी जगह दूसरे सज्जन वहां लड़ते के हैं। राजशेखरन और ने चुनाव इसलिए लड़ा। हाँ। थरूर साहब ने अपना जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ा लिया है पिछले चुनाव से। उसके बगल में ही उसी तरह के भूगोल की जो दूसरी सीट अतिंगल है, अतिंगल में भी इसी तरह से करीब 28-29% वोट है। आ ज्यादा सीटें जो तमिलनाडु में जिनकी बात हो सकती है, वो एक तो रामनाथपुरम है, जिसके बारे में ये हो रहा है कि शायद वहां से प्रधानमंत्री जी एक दक्षिण की सीट से लड़े तो शायद रामनाथपुरम से लड़े, तो उसके आसपास की सीटों पर असर हो सकता है। वहां पिछली बार बीजेपी रनर अप रही है। वहां एक और सीट है कन्याकुमारी, जिसको एक बार जीत भी चुकी है बीजेपी। ऐसा नहीं कि दक्षिण में एक बार बीजेपी कन्याकुमारी सीट जीती है। जी, लेकिन तो लेकिन शीतल जी, मैं एक सवाल और पूछ रही हूं। जब हम ये कहते हैं कि भाई बीजेपी सदर्न स्टेट की पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस भी सदर्न स्टेट की पार्टी इस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आंकड़े कांग्रेस के भी पक्ष में नहीं है। और अब बीजेपी के नहीं है, आउटरीच के बाद क्या कांग्रेस का नहीं है, ग्राफ और नीचे गिरेगा? यहां पर कोई संकट नहीं, लेकिन कांग्रेस का ओवरऑल वोट दक्षिण में बीजेपी से ज्यादा है। हाँ। कांग्रेस के ओवरऑल विधायक भी बीजेपी से ज्यादा है। आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि वो कर्नाटक और तेलंगाना भी तेलंगाना जीत जीत गई गए। है। जी, उसने कुछ गलतियां मेजर की हैं जिससे वो आंध्र प्रदेश, और जो दो हिस्सों में हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां उसका एक समय में बहुत बड़ा जनाधार था, वो पूरा जनाधार एक क्षेत्रीय पार्टी में बदल गया और वो वहां सत्ता में है। आप जानती ही हैं, वो हाँ। पहले सब कांग्रेसी थे। तो लेकिन कांग्रेस ने शीतल अपनी जी, गलतियों से अपने आप का बड़ा नुकसान लेकिन किया है और उसका असर अलायंस दिखता है। का भी तो सवाल लेकिन है कि एक तो लेकिन मैं सिर्फ इंडिविजुअल सवाल, पार्टी मैं का वोट एक बैंक है। सवाल, एक बात कह दूं, हाँ। एक बात कह दूं। हाँ। दक्षिण का सवाल दूसरा है। दक्षिण का सवाल ये हो रहा है, पूरे दक्षिण का, कि वो हमारे राष्ट्रीय एक्सचेकर में कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है, लेकिन जो राष्ट्रीय एक्सचेकर से उनको हिस्सा मिल रहा है वो कम है। उनका ये कहना है कि देश के जो हमारे जो नियम कायदे हैं, जैसे आबादी कम करने का सवाल है, दक्षिण ने आबादी को कम करके दिखाया। जो राष्ट्रीय एवरेज 2.1 है, उससे नीचे उनका 1.6 1.7 के बीच है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में दूसरों से ये बेहतर थोड़ा सा सूचकांक डेविएट कर दिए। रहे हैं शीतल सिंह, हम थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहे हैं। बताना मैं चाह रहा वापस हूं, मैं लौटूंगी सिर्फ आपके पास। बताना चाह अब रहा ऐसे हूं, में एक डॉक्टर, चीज, एक चीज और बता दूं। हाँ, डॉक्टर आप इस अंशुल बजट में अविजित, देखिए, इस डॉक्टर बजट में अंशुल, देखिए भाई उत्तर अलायंस को भी प्रदेश को। साथ लाना एक चीज, होगा क्या? ये भी चुनौती है ना दक्षिण में आपके लिए। जेडीएस आपसे छिटक गया, इसके अलावा टीडीपी और वाईएसआर में से कोई आपके साथ आने के लिए अभी तैयार नहीं आंध्र प्रदेश में। नहीं तो गर्मा जी, ये मैंने भी आपको, चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने।
चुनौतियां तो हर चुनाव में रहती हैं, हर पार्टी के सामने रहती हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन मैंने आपको उसको वजह भी बताई कि क्यों बहुत सारे दल ऐसे हैं जो एक तरह से बीजेपी उनको आकर्षित कर रही है या जबरदस्ती उनको अपने एक दामन में लेके आ रही है कि हमारे साथ जुड़ो। उनकी बहुत सारे वजह हैं। आप देखिए, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो ये खुलासा हुआ है, आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियों को मजबूरन यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड में या भाजपा को अपने संसाधन से वो अपने उधर उनको डोनेशन देने पड़े। भाजपा के संसाधन ऐसे ही बढ़ तो रहे हैं। तो एक तरह से एक और सियासत यहां पर चल रही है। देखिए, बहुत सारे दल ऐसे होते हैं, आपको अच्छे से उदाहरण भी आपके सामने है, जो विचारधारा से मुक्त रहते हैं। मतलब उनको किसी भी परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। बिहार में भी हैं और जगह भी हैं, मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब उनका क्या कहना, मैं क्या कहूं उनके बारे में, ऐसे होता रहता है। अपने बारे में कह दीजिए, वायनाड लड़ेंगे राहुल गांधी या लेफ्ट की सलाह पर अमल करेंगे? अपने बारे में बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं। देखिए, ये एक राजनीति में अगर कोई जहां से भी लड़ना चाहे वो लड़ सकता है। ये संपूर्ण भारत, ये पूरा भारत एक तरह से राजनीति, एक पूरा भारत किसी के लिए भी एक तरह से वहां पर लड़ने के लिए है। आप कहीं भी लड़ सकते हैं, किसी भी रियासत में आप कैद होने के लिए नहीं आए कि आप सिर्फ यहां से लड़ सकते हैं। लेकिन गिरीश शर्मा तो कह रही है हमारा गढ़ है, हम तो अमेठी जाकर लड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। ये आप अगर चाहें तो अपनी लोकप्रियता कहीं से भी आजमा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। ठीक है। अब गिरीश शर्मा, और ऐसा भी नहीं, अगर हम विभिन्नता में एकता की बात करते हैं तो इससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होता है। भाई आप ही के अलाई है ना, ये तो डॉक्टर अंशुल आपके अलाई है, वो कह रहे हैं कि हम तो अमेठी जाकर लड़ नहीं रहे। गिरीश शर्मा, ये राहुल गांधी का वायनाड लड़ना या न लड़ना, इससे इंडिया गठबंधन की लड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो गर्मा जी, में भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा कि लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, तो ईडी और सीबीआई और आईटी के बल पर भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को पूरा देश जानता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जो देश की सबसे बड़ी हस्ती है, उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कम्युनिस्टों को कहा कि इनकी विचारधारा बड़ी खतरनाक है, तो तब इनका लोकतंत्र कहाँ चला गया था। ऐसे शब्द क्या प्रधानमंत्री को कहने चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन अभी भी एक बड़ा लचीला सा गठबंधन है और ये शेप ले रहा है। हम लोगों की ख्वाहिश है कि उसका जो नारा बंबई मीटिंग में दिया गया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश के वामपंथी दल उस नारे को अक्षरशः उतारना चाहते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि सारे देश के जो वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं हैं, उनके भीतर एक एफिनिटी पैदा हो, एक सद्भाव पैदा हो। नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं वायनाड, फर्ज कर लीजिए कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं वायनाड, आपके इंडिया गठबंधन की एकता पर, यूनिटी पर, इंटीग्रिटी पर कोई खतरा देखते हैं आप? नहीं, इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, वो चलता रहेगा। ये हमारा अनुरोध रहेगा कि राहुल गांधी के पास पर्याप्त स्पेस है देश में लड़ने के लिए। और लेफ्ट के पास तो केरल है, तमिलनाडु है, बंगाल है, बिहार है, ये चंद राज्य हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है उनसे कि वो किसी भी जगह से लड़ सकते हैं। इससे इंडिया गठबंधन